हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली। कुछ प्रॉब्लम थी इसके लिए, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरी स्टोरी रोज़ आए करेगी। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। लालच। बड़ा प्यारा कुत्ता है आपका। बहुत देर से बोरियत महसूस करते मार्शल ने अपने सामने वाली बर्थ पर पसरे व्यक्ति से कहा, थैंक्स, लेकिन प्लीज़ इसे कुत्ता ना कहें। इसका नाम पाल्वो है। यह है ही इतना क्यूट कि देखते ही हर किसी को पसंद आ जाए। उस कुत्ते के मालिक ने प्यार से अपने पाल्वो पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह सॉरी, पाल्वो ही कहेंगे। चलो इसी बहाने बात तो शुरू हुई। न्यूयॉर्क से चली ट्रेन के प्रथम श्रेणी कोच में इस समय 5 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। एक की आयु काफ़ी ज़्यादा थी और वह साइड वाली बर्थ पर बैठी ट्रेन रवाना होने के समय से ही कुछ परेशान दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वह पहली बार ट्रेन में यात्रा कर रही है। वह शुरू से ही भीतर कुछ फुसफुसा रही थी। ट्रेन जब भी स्पीड पकड़ती तो वह अपने सीने पर क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए दोनों हाथ पसार कर ऊपर देखकर मानो प्रभु से खैर मांग रही थी। एक युवक ट्रेन में सवार होने से अब तक किसी पुस्तक में खोया था और देखने से कोई कॉलेज जाने वाला लड़का लग रहा था। एक प्रौढ़ उम्र का शख्स कोच की खिड़की में से झांक कर बाहर के दृश्यों का आनंद ले रहा था। ये सिर पर हैट धारे हुए होठों में दबी कीमती सिगरेट के कश भी लगा रहा था। ट्रेन अब और तेजी गति में आगे बढ़ गई और वृद्धा की प्रार्थना भी तेज हो गई। उधर कुत्ते की प्रशंसा करने वाले ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एंड्रूस हूँ, मैक्सिको जा रहा हूँ। आप भी शायद। मैं बर्डन हूँ, मुझे भी मैक्सिको ही जाना है। सामने की बर्थ वाले कुत्ते के मालिक ने मुस्कुराकर बोला, आप वहीं रहते हैं? जी नहीं, वहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, एंड्रूस ने कहा। किसी विशेष काम से या सिर्फ घूमने जा रहे हैं? बर्डन ने मुस्कुराकर पूछा। बात यह है कि चाचा जी काफ़ी समय से बीमार हैं, उन्होंने फ़ोन पर बताया था, अब उन्हीं की देखभाल के लिए जा रहा हूँ। ओह, क्या आप वहीं रहने वाले हैं? नहीं जेंटलमैन, मैं तो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, अब नई पोस्टिंग पर जा रहा हूँ, बर्डन ने बताया। भाई वाह, बहुत अच्छे। कहाँ पर? एंड्रूस ने पूछा। साइलेंट जोन में। वेरी गुड, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चाचा जी का निवास स्थान वहीं पर तो है, एंड्रूस ने बताया। फिर तो मिलना होता रहेगा, बर्डन ने प्रसन्नता से देखते हुए बोला। कुछ देर बाद उनके वार्तालाप से औपचारिकता भी दूर होती चली गई। बीच के अनेक रेलवे स्टेशन पार करती हुई ट्रेन मैक्सिको पहुंच गई। ट्रेन रुकने पर दोनों साथ ही स्टेशन से बाहर निकले और एक ही टैक्सी में मंजिल की तरफ चल पड़े। बर्डन तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर रस्मी बातों के बाद एंड्रूस के चाचा को देखने आने की बात कहकर उतर गया। उसने टैक्सी वाले को भाड़ा देना चाहा तो एंड्रूस ने अपनापन करते हुए उसे रोक दिया और टैक्सी आगे चल पड़ी। कुछ ही समय पश्चात बताए हुए पते पर टैक्सी रुकी। वह एक शानदार बंगला था जहां टैक्सी से एंड्रूस उतरा था। टैक्सी वाले को किराया अदा करके वह बंगले के गेट पर पहुंचा। आगे बढ़कर गेट पर लगा बैल का स्विच दबाया। अंदर दूर कहीं घंटी की मधुर ध्वनि गूंज पड़ी। कुछ देर में एक चौकीदार ने आकर गेट खोला। वह उसे अपना सामान थमाता हुआ अंदर की तरफ चला गया। कुछ पलों में वह चाचा जी के बेडरूम में खड़ा था। चाचा जी बेड पर निढाल पड़े थे। आकर्षक रूप से सज्जित था यह शयन कक्ष। इसमें डबल बेड के कंबल में लपटे शायद चाचा जी ही लेटे थे। एंड्रूस ने धीरे से उस सोए शख्स के ऊपर पड़ा कंबल एक कोने से पकड़कर हटाया तो उसके चाचा जी ही, लेकिन एक नज़र में वह उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि वह पहले सुडौल गठीला शरीर के साथ एक शानदार पर्सनालिटी थी चाचा जी की।
और उसके स्थान पर अब वह आँखों के नीचे काली झाइयाँ, होठों पर खुश्की व पपड़ी और एकदम कमज़ोर हो चुका शरीर। कुल मिलाकर वास्तव में वह काफ़ी बीमार लग रहे थे। एंड्रूस अभी उन पर दृष्टि फिरा ही रहा था कि करवट बदलकर चाचा उठ बैठे। थोड़ा आँखों को मल कर नींद से बाहर आए और प्रसन्नता व प्यार से भरे स्वर में बोले, अरे एंड्रूस, आ गए बेटा? हाँ चाचा जी, आ गया। बेड पर बैठता हुआ एंड्रूस बोला, आपकी तबीयत बताइए कैसी है? खबर मिलते ही मैं घर से तुरंत रवाना होकर आ गया। बैठे ही बैठे अंकल ने हाथ बढ़ाकर एंड्रूस का हाथ थाम लिया। अचानक उनकी आंखों में पानी भर गया। अरे अंकल, अब तो मैं आ गया हूँ, भला रोने की क्या बात है? डॉक्टर ने क्या बोला है? अभी फ़ोन करता हूँ, नंबर बताइए, उन्हें समझाता हुआ एंड्रूस बोला। अंकल ने हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहा, अरे बेटा, तू आ गया है तो अब मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊँगा। वैसे डॉक्टर ने दवा दिया है और मैं समय पर दवा ले भी रहा हूँ, तो दवा लेने के बाद पहले से अच्छा लग रहा है। एंड्रूस ने पूछा, असर क्या पड़ना है? यह तो मेरा अकेलापन है जो मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। उदासीन भरे स्वर में वह बोले, यदि तुम मेरे बेटे होते तो क्या यहीं पर न रहते? अच्छा अंकल, एक बात बताइए, क्या आप एक दिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देखना चाहते थे? प्यार भरे उलाहना के साथ वह कह रहा था। वास्तव में एंड्रूस अंकल के साथ ही रहता आया था, क्योंकि अंकल के सिवा अन्य और उसका कोई भी नहीं था। अंकल ने ही एंड्रूस का विवाह लीजा के साथ कराया था। एंड्रूस और लीजा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद प्रसन्नता भरे पलों के साथ जीवन अपनी गति से बढ़ रहा था, किंतु एक दिन दोनों मियाँ बीवी की खुशी उस समय उड़न-छू हो गई जब बातों ही बातों में अंकल ने किसी समाज सेवी संस्था को अपनी समस्त संपत्ति दान करने का निश्चय सुनाया। वे दोनों धक्के से रह गए। एंड्रूस को चिंता ने घेर लिया कि आज या कल अंकल दुनिया छोड़कर गए तो यह घर भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर क्यों यहाँ रहकर वक्त बर्बाद करें, बाद में तो कुछ मिलेगा नहीं। और फिर ऐसे उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ ही उसने मैक्सिको को छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में अपने एक परिचित के पास रहकर काम धंधे का प्रयास किया। फिर एक स्थान पर जनरल स्टोर शुरू कर ली। पत्नी को भी वही बुला लिया। अब उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। जीवन की गाड़ी पटरी पर ठीक ठाक चलने लगी थी। वह तो अंकल के बीमार होने की खबर सुनकर आया था। अंकल की आवाज़ गूंजी, बच्चे और बहू को नहीं लाए? अगर उन्हें भी ले आता तो दुकान को कौन देखता भला? एंड्रूस, मेरी आखिरी सांसें जाने कब थम जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सब कुछ मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दूँ, और तुम्हें मैंने इसीलिए बुलाया भी है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अचानक मिली प्रसन्नता को छिपाता हुआ एंड्रूस बोला, देखो बेटे, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई भी नहीं है। शायद मेरी औलाद होती तो उसे भी तुमसे ज़्यादा प्यार ही करता। अब तुम बेटे के बाप बन गए हो तो फिर से हमारी पीढ़ी आगे चली है। अब मैं सब कुछ तुम्हें सौंप कर निश्चित हो जाना चाहता हूँ। बहू को भी बुला लो। लेकिन आप तो किसी समाज सेवी संस्था। अरे छोड़ो समाज सेवा, वह तो मैंने मजाक में बोला था। मेरी संपत्ति है, मैं किसी को भी दूँ। मैं पहले भी मजाक ही कर रहा था, लगता है कि तुम सच मान लिए थे। एंड्रूस का दिल बल्लियों सा उछलने लगा। उसे खुशी से नाचने का मन होने लगा। उसने अपने मन को काबू किया और नॉर्मल व्यवहार करते रहा। आखिर अंकल की जायदाद कोई छोटी मोटी न थी, करोड़ों का मामला था। यहाँ तो जो संपत्ति थी वह थी, वहाँ न्यूयॉर्क में भी अथाह संपत्ति थी। किराए से ही प्रत्येक माह अच्छी मोटी रकम की कमाई होती थी। अब वह इस सारी जायदाद का वह अकेला वारिस बनने वाला था। पिछले कई बरस पहले वह जिस संपत्ति से वंचित होने से दुखी हो रहा था, आज वह सब उसकी मुट्ठी में आने जा रही है। फिर भला यह खुशी संभालना क्या कोई मजाक की बात है? रात का खाना खाकर फ्री होकर उसने लीजा को फ़ोन मिलाया। हेलो डार्लिंग, खुशी उसके स्वरों से झलक रही थी। क्या बात है डियर, बड़े चहक रहे हो? लीजा ने पूछा। अरे जाने मन, दुनिया का खजाना हमारा होने वाला है। क्या मतलब?
मतलब ये है कि अपनी सारी जायदाद अंकल हमारे नाम लिख रहे हैं, उनके बाद उनकी संपत्ति मेरी होगी। फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक बार फ्रेंड फिर से मैं सॉरी कहना चाहूँगी, बहुत लंबे समय से मैंने कहानी नहीं लेकर आई थी और अभी भी कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।